नमस्कार बच्चों, लास्ट क्लास तक बेटा हमने स्थितिज ऊर्जा की बात कर ली थी। स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, वो टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया था। और आज हम बात करेंगे संरक्षी व असंरक्षी बल, उसके बाद ऊर्जा संरक्षण की बात करते हैं, ठीक है ना। ऊर्जा संरक्षित होती है, उसकी हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे बेटा संरक्षी व असंरक्षी बल। संरक्षी बल कौन से बल होते हैं और असंरक्षी बल कौन से बल होते हैं, ठीक है ना। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है ना। तो पहले हम बात करें संरक्षी बल की। संरक्षी बल वे बल होते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। संरक्षी बल वे बल होते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, वस्तु के पथ पर निर्भर नहीं करता, उसे हम बोलते हैं संरक्षी बल। और जिसमें वस्तु के पथ पर निर्भर करता है उसको बोलते हैं असंरक्षी बल। अब एग्जांपल सोच के देखो। संरक्षी बल, जैसे मान लो मैं पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई से, मान लो यहीं से बोर्ड की h ऊंचाई से किसी वस्तु को नीचे गिराऊं, तो नीचे गिराऊंगा तो उससे कार्य कितना होगा, नीचे की तरफ mg, h ऊंचाई से गिरा रहे mgh, कार्य कितना हो mgh। तो वो जो बल लगा है नीचे की तरफ mg, गुरुत्वीय बल, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलेंगे, वो संरक्षी बल है। आपकी वस्तु चाहे सीधी जाए, चाहे वस्तु टेढ़ी मेढ़ी गति करती जाए, कैसे भी जाए, किसी भी पथ से, कार्य तो mgh ही होगा। कितनी हाइट पे ले रखा हमने, कार्य तो हमारा क्या होना चाहिए, mgh ही होगा, संरक्षी बल। दूसरी हम बात करें असंरक्षी बल की, तो असंरक्षी बल सोचो बेटा, घर्षण बल, जिसमें पथ पर निर्भर करेगा। जो बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य है वस्तु पर, वो जो जिस बल के द्वारा किया गया कार्य है वो है ना वस्तु के पथ पर निर्भर करता है। अगर खुरदरा पथ है तो बल ज्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है ना, कार्य के लिए। और बल चिकनी सतह है तो बल कम लगाना पड़ता है। इसका मतलब पथ पर निर्भर करता है, ठीक है। तो पहले हम परिभाषा लिखते हैं संरक्षी बल की। संरक्षी बल, पहले लिखो संरक्षी बल वे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य वस्तु के पथ पर निर्भर नहीं करता, वस्तु के पथ पर निर्भर नहीं करता। संरक्षी बल वे बल होते हैं जिनके द्वारा किया गया कार्य वस्तु के पथ पर निर्भर नहीं करता, संरक्षी बल कहलाते हैं। इसका एग्जांपल याद रखो, गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य जो है वो वस्तु के पथ पर निर्भर नहीं करता, इसलिए इनको संरक्षी बल बोलते हैं। जैसे देखो, मान लो ये पृथ्वी की सतह है, ये क्या है, पृथ्वी की सतह। इस तरह से हम दिखाते हैं। मैं h ऊंचाई से एक वस्तु को, ये h ऊंचाई है, h ऊंचाई से वस्तु को नीचे की तरफ गिराता हूं। इसमें नीचे की तरफ बल कितना लगेगा, mg, m वस्तु का द्रव्यमान, तो नीचे की तरफ बल कितना लगना चाहिए इसमें, mg। तो ध्यान से देखो, इस mg के द्वारा जो कार्य होगा, h ऊंचाई से वस्तु को नीचे गिराएंगे तो कार्य कितना होगा, W बराबर mgh। कार्य का सूत्र कितना होगा इस स्थिति में, W बराबर mgh, यही कार्य होगा। अगर मैं वस्तु को, द्रव्यमान की वस्तु को सीधा नहीं गिराऊं, मैं ऐसे चलाऊं इसको, ये ऐसे पथ तय करके है, ठीक है ना, ऐसे सीधी नोमा पथ तय करके आ रही है। तो इस स्थिति में भी जो ऊंचाई है वो तो h ही है वस्तु की। कितनी ऊंचाई पे है, h, इसमें mg नीचे की तरफ, चाहे इसको कैसे भी लाओ, इस mg के कारण जो कार्य होगा इस स्थिति में भी वो कितना होगा बेटा, mgh। कार्य कितना होगा, mgh। अतः संरक्षी बलों की उपस्थिति में वस्तु द्वारा किया गया कार्य या वस्तु पर किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, इसलिए इनको संरक्षी बल बोलते हैं। इसमें केवल अंतिम और प्रारंभिक बिंदु की स्थिति पे निर्भर करता है कि कहां तक वस्तु को नीचे गिराना है और कहां से स्टार्ट किया था हमने। अंतिम व प्रारंभिक बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। संरक्षी बल हो गया कंप्लीट, ठीक है ना, लॉजिक ध्यान में रखना। अभी हम इससे ऊर्जा संरक्षण देखेंगे संरक्षी बल से। दूसरा है मेरा बेटा असंरक्षी बल। दूसरा कौन सा है, असंरक्षी बल, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। दूसरा कौन सा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वे बल जिनके द्वारा किया गया कार्य
किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर करता है, असंरक्षी बल कहलाते हैं, असंरक्षी बल कहलाते हैं, असंरक्षी बल कहलाते हैं। ठीक है बेटा, परिभाषा समझ में आ गई। एग्जाम्पल देखो सिंपल, घर्षण बल कहलाते हैं। एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल क्या होगा? घर्षण बल। घर्षण बल द्वारा जो कार्य होता है वो पथ पर निर्भर करता है। घर्षण बल जो है वो आपका असंरक्षी बल होगा। कौन सा बल होगा? असंरक्षी बल। ठीक है, तो हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया संरक्षी व असंरक्षी बल। अब हम बात करेंगे बेटा ऊर्जा संरक्षण के नियम की, ऊर्जा संरक्षण के नियम की, और उसका हम प्रूफ भी करेंगे। देखो ऊर्जा संरक्षण का नियम, अगला टॉपिक है अपना ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखो बहुत आसान है। ऊर्जा संरक्षित होती है, ऐसा सुना है हमने, किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण या यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण एक ही बात है, इसको यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण भी बोलते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का मतलब किसी वस्तु की कुल यांत्रिक, और यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। यांत्रिक ऊर्जा जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वस्तु की, उसमें गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का टोटल जो होता है उसको अपन बोलते हैं उसकी यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा जो है वो हमेशा संरक्षित होगी, किसी भी स्थिति में अपन चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लास्ट क्लास में बताया था कि मान लो m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई से नीचे गिराते हैं अपन, तो मुझे पता है h ऊंचाई की वस्तु में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है। जब वस्तु को हम गिराने वाले मेरे हाथ में है, मैं उसको नीचे गिराने वाला हूं, उस स्थिति में गतिज ऊर्जा सुनने रुकी हुई है। h ऊंचाई पे स्थितिज ऊर्जा mgh अधिकतम होती है। जैसे मैंने इसको छोड़ा, वस्तु नीचे आना शुरू होती है और पृथ्वी पे पहुंचते पहुंचते सारी की सारी स्थितिज ऊर्जा उसमें गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है 1/2 mv²। ठीक है, तो इसका मतलब यहां कुल ऊर्जा थी अपने पास स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर हो, यहां हो गई 1/2 mv² के बराबर। तभी हमने स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का अंतिम वेग ज्ञात किया था। ठीक है ना, हम क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे उसके बाद। तो अब देखो ऊर्जा संरक्षण के लिए हम बोलेंगे यांत्रिक, किसी भी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित होती है। किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा ब्रैकेट में लिख लेना गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग। कुल यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग, ऊर्जा का योग सदैव नियत रहता है, सदैव नियत होता है। अर्थात कुल ऊर्जा बराबर K + U, इसको हम बोलेंगे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। ठीक, अब हम इसमें एक स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण की बात करते हैं। हमारा टॉपिक होगा स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। टॉपिक है स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के लिए यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के लिए ऊर्जा संरक्षण, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के लिए ऊर्जा संरक्षण। देखो ध्यान से, माना कि आपके पास एक m द्रव्यमान की वस्तु है। क्या है? m द्रव्यमान की वस्तु है। इसको आप पृथ्वी की h ऊंचाई से, पृथ्वी की h ऊंचाई से गिराते हो। मान लो यहां पृथ्वी की सतह है, क्या आपकी पृथ्वी की सतह यहां पे है,
ये पृथ्वी की सतह है और प्रारंभ में ये h ऊंचाई पर स्थित है। कितनी ऊंचाई पर स्थित है? h ऊंचाई पर। और जब ये h ऊंचाई पर स्थित है तो इसको स्थिति A बोला गया है। इसका प्रारंभिक वेग 0 है। प्रारंभ में इसका वेग कितना है? 0। प्रारंभिक वेग कितना है इसका? 0। प्रारंभिक वेग कितना है बेटा? 0। जब इसको मैं h ऊंचाई से नीचे गिराता हूं A से, तो वो मान लो B स्थिति पे पहुंच गई। यहां पे इसको स्थिति B बोला है, द्रव्यमान m ही है। कुछ समय बाद वो C स्थिति में पहुंच जाती है, द्रव्यमान m स्थिति C। माना कि भाई A पे थी तो अधिकतम ऊंचाई h पर थी, जब वो B पे पहुंच गई तो उसने x विस्थापन तय कर लिया। ये विस्थापन कितना हो गया? x। और यहां पहुंचते पहुंचते उसका वेग हो गया vb, नीचे की तरफ। ठीक है, उसके बाद ये जो दूरी बची है C और B के बीच, वो h माइनस x। ये दूरी कितनी बची? h माइनस x। ठीक है, और यहां पहुंचते पहुंचते वस्तु का वेग हो गया vc। कंडीशन ध्यान से समझना, m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी की सतह से प्रारंभ में h ऊंचाई पे थी, प्रारंभिक वेग 0 था। जैसे हमने इसको स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा, नीचे की तरफ गति करने लगी और B स्थिति पे पहुंचते पहुंचते उसका वेग vb हो गया और उस स्थिति में इसने विस्थापन तय किया x। फिर ये यहाँ पे रुकी थोड़ी है, ऐसा नहीं है B पे रुक के चलेगी, B से कंटिन्यू नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ से यहाँ पहुंचने में उसका विस्थापन हो गया h माइनस x। भाई ये वाली दूरी x थी तो टोटल में से ये वाली माइनस कर देंगे तो ये नीचे वाली बची और सरफेस के सतह पे पहुंचते पहुंचते बिंदु C पे उसका वेग हो गया vc। अब हमें ऊर्जा संरक्षण की बात करनी है 3 स्थितियों में, कि A स्थिति में कुल ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा, B स्थिति की कुल यांत्रिक ऊर्जा और C स्थिति की कुल यांत्रिक ऊर्जा जो है वो बराबर होनी चाहिए। यांत्रिक ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग, हम ऊपर लिख चुके पहले। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा का योग, ठीक है, वो हम पहले ही ऊपर लिख चुके हैं। अब हमें उसको चेक करना है कि वो कैसे संरक्षित होगी। ठीक है, तो अलग अलग बिंदुओं पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बिंदु A की। बिंदु A पर ध्यान से देख बेटा, बिंदु A पर, बिंदु A वाली स्थिति में पहले हम बात करें यहां पर गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा बताओ, बिंदु A पर गतिज ऊर्जा बताओ वस्तु की। गतिज ऊर्जा K बराबर 1/2 वस्तु का द्रव्यमान m, वेग 0 का स्क्वायर बराबर 0। कोई समस्या नहीं है, गतिज ऊर्जा 0 होगी। उसके बाद बात करते हैं बेटा स्थितिज ऊर्जा की। तो ध्यान से देखो, बिंदु A पर स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2, सॉरी U बराबर स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। कितनी ऊंचाई पर है वस्तु? h ऊंचाई पर, वस्तु का द्रव्यमान m, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? mgh। कुल यांत्रिक ऊर्जा बताओ, कुल यांत्रिक ऊर्जा A पर, कुल यांत्रिक ऊर्जा बराबर K प्लस U, अर्थात K का मान 0 प्लस mgh, 0 प्लस mgh बराबर mgh। समीकरण संख्या 1। ये तो हमने स्थिति A की बात कर ली बेटा। ये हमारी स्थिति A में कुल यांत्रिक ऊर्जा हमारे पास कितनी आई? mgh, जब वो प्रारंभ में स्थिर थी A बिंदु पर। अब हम आगे B पर। B बिंदु पर ध्यान से देखो, उसने x विस्थापन तय कर लिया, यहाँ पे पहुंचते पहुंचते उसका वेग v भी हो गया, इसमें गतिज ऊर्जा भी होगी और स्थितिज ऊर्जा भी होगी। पहले हम बात कर लेते हैं स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा ही लिख लो। बिंदु B पर दूसरा पॉइंट, बिंदु B पर यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण की बात करते हैं। मैं आपसे पूछूं बिंदु B पर वस्तु की गतिज ऊर्जा बताओ। गतिज ऊर्जा, वस्तु की गतिज ऊर्जा K बराबर वस्तु का द्रव्यमान m, वेग vb, तो 1/2 mvb स्क्वायर, 1/2 mvb स्क्वायर। देखो ध्यान से, जब A से B तक पहुंची तो विस्थापन हुआ x, वेग 0 से हो गया vb और आपको क्या दिया हुआ है? त्वरण नीचे की तरफ। जब उसको स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिराएंगे वस्तु को तो त्वरण हमेशा क्या होगा? g, स्मॉल g। नीचे की तरफ गिराते तो स्मॉल g।
गति की तीसरी समीकरण से, देखो वीबी का मान ज्ञात करना होता है यहां पे, गति की तीसरी समीकरण से, तीसरी समीकरण से, गति की तीसरी समीकरण क्या थी बेटा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। आप ध्यान से देखो स्थिति, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, गति की तीसरी समीकरण अपने को काम में लेनी है। ध्यान से देखो, बिंदु B पर अंतिम वेग vb, अर्थात v की जगह लिखा जाएगा vb का स्क्वायर बराबर प्रारंभिक वेग u, शून्य का स्क्वायर प्लस 2a, कितना है बेटा अपना नीचे की तरफ g, और विस्थापन कितना है यहां से यहां तक x, 2gx। तो vb स्क्वायर का मान कितना आया, 2gx, और ये वाला मान आपको क्या करना है, इस 1/2 mvb स्क्वायर में रखना है। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी आपकी, k बराबर 1/2 mvb स्क्वायर का मतलब 2gx, 2 से 2 कट, गतिज ऊर्जा कितनी आई, mgx। स्थितिज ऊर्जा की बात करो, बिंदु P पर स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh, सूत्र क्या होगा स्थितिज ऊर्जा का, U बराबर mg। ध्यान से सोच, जब वस्तु B पर है तो पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर है, h - x, तो स्थितिज ऊर्जा होगी mg, तो नीचे की तरफ बल और h - x विस्थापन। अब आपको कुल यांत्रिक ऊर्जा निकालनी है तो k प्लस u, बिंदु B पे कुल यांत्रिक ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा बराबर k प्लस u, बराबर k आपका है mgx, u कितना है mg इंटू h माइनस x, mg को अंदर गुणा करो, क्या है आपके पास कुल यांत्रिक ऊर्जा mgx प्लस mgh माइनस mgx, प्लस का mgx माइनस का mgx से कटा, उत्तर आया आपके पास mgh, समीकरण संख्या 2। बिंदु B पे कुल यांत्रिक ऊर्जा आपके पास आई mgh, A पे कितनी थी mgh, तो C पे भी mgh है, चेक करके देख लो, C पे कुल यांत्रिक ऊर्जा निकालो, बिंदु C पर कुल यांत्रिक ऊर्जा। इसी प्रकार बिंदु तीसरा पॉइंट जो है वो है बिंदु C पर कुल यांत्रिक ऊर्जा, बिंदु C पर कुल यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है ना, इसी प्रकार। तो पहले हम बात करें गतिज ऊर्जा की, बिंदु C पर गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का सूत्र होगा बेटा k बराबर 1/2 mvc स्क्वायर। पूछो कारण, vc क्या, कहां का वेग है, जब वस्तु A से C तक पहुंच गई, पहले B पे आई फिर C पे, तो यहां पहुंचते पहुंचते वेग vc हो गया, वहां पहुंचते पहुंचते वेग कितना हो गया, vc हो गया। ऐसा मत सोचना कि वस्तु रुकने के बाद वेग vc है, पहुंचने वाला वेग vc है। कई बार दिमाग में आएगा कि सर वस्तु तो पृथ्वी की सतह तक पहुंच गई, इसके बाद वेग कहां से बचा, उसने तो रुक गई होगी। नहीं, रुकने वाला नहीं, रुकने से जस्ट पहले वाला वेग vc, जस्ट पहुंचने वाला वेग vc है। तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 1/2 mvc स्क्वायर से। गति की तीसरी समीकरण से, गति की तीसरी समीकरण से लिखी हुई है आपके पास, तीसरी समीकरण से देखो सूत्र, अंतिम वेग v की जगह क्या लिखा जाएगा, vc स्क्वायर, प्रारंभिक वेग शून्य का स्क्वायर, अपन यहीं से लेंगे स्थिति, ठीक है ना, 20 से नहीं लेंगे, प्रारंभिक स्थिति अपनी यू ही होगी, यहीं से कंसीडर कर लेंगे जहां पर पहले वस्तु स्थिर थी, प्लस 2g, a का मान g हो गया, और s कितना, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच का विस्थापन h, तो क्या लिखा जाएगा 2gh, अर्थात vc स्क्वायर बराबर 2gh, और ये vc स्क्वायर आप यहां रखो, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, k बराबर 1/2 mvc स्क्वायर की जगह 2gh, 2 से 2 कैंसिल, अर्थात k बराबर mgh, और ये गतिज ऊर्जा का सूत्र आ गया आपके पास, k बराबर mgh। बताओ स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी सतह पर, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा u बराबर कितनी ऊंचाई पर है वस्तु, 0 ऊंचाई पर, mg तो है इसका, बट ऊंचाई कितनी है, विस्थापन कितना ऊपर की तरफ 0, तो mg इंटू 0, अर्थात u बराबर 0,
कुल यांत्रिक ऊर्जा सी पर देखो, कुल यांत्रिक ऊर्जा बताओ। अतः सी पर कुल यांत्रिक ऊर्जा, कुल यांत्रिक ऊर्जा बराबर K प्लस U। K आपकी mgh, U आपकी शून्य, अर्थात कितनी आई mgh। समीकरण संख्या 3। समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि प्रत्येक स्थिति में कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित है। समीकरण 1, समीकरण 2 व समीकरण 3 से स्पष्ट है कि हमारी जो स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा हमेशा नियत होती है। बेटा प्रूव हो गया। थैंक यू।